नमस्कार बच्चों। तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो कि क्लास 10th के ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पूरा चैप्टर तो नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट जो हैं शुरुआत के, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद एज इट इज़ जो वीडियोज़ हैं वो आते रहेंगे एनसीईआरटी लेक्चर्स के फॉर्म में, और आप लोग उसको देख के चीज़ों को समझ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली जो बात करी गई है, इंपॉर्टेंट जो बात करी गई, वो यहाँ से करी गई, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन दी गई है कि मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल। अब देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है कच्चा सामान। जैसे मान लीजिए आपको क्लॉथ को मैन्युफैक्चर करना है, कोई भी आपको शर्ट बनानी है, पैंट बनानी है, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल होगा वो क्या होगा? तो रॉ मटेरियल हो जाएगा कॉटन। ठीक है, कॉटन हो सकता है रॉ मटेरियल, या मान लीजिए आपको स्वेटर बनाना है तो उसके लिए वुल हो सकता है रॉ मटेरियल। तो देखिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो आपके गुड्स हैं उसको प्रोडक्शन करना, उसका प्रोड्यूस करना। ठीक है, कितने क्वांटिटीज़ में? बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल, कैसे प्रोड्यूस होंगे? तो वो रॉ मटेरियल से रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाएगा, तब उसका प्रोडक्शन होता है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन कितने क्वांटिटीज़ में? लार्ज क्वांटिटीज़ में, आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद जो हम लोग को गुड मिलता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करी जाए, पेपर जो है, ठीक है, पेपर कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है? तो पेपर को मैन्युफैक्चर करने के लिए वुड की ज़रूरत होती है। तो वुड रॉ मटेरियल है इन केस ऑफ पेपर। तो वुड किसकी तरह बिहेव करेगा? रॉ मटेरियल की तरह बिहेव करेगा पेपर मैन्युफैक्चरिंग में। इसी तरीके जो चीनी होती है, शुगर होती है, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है वो क्या है? वो है शुगर केन, मतलब गन्ना। इसी तरीके से आयरन और स्टील की अगर बात करी जाए, तो आयरन आपको पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बनते हैं, बहुत सारी मशीन्स बनती हैं आयरन और स्टील से। तो इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? आयरन ओर की ज़रूरत होती है। आयरन ओर क्या है? आयरन ओर एक ऐसा, ये कह सकते हैं, नॉन प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ आयरन होता है, जिससे हम लोग आयरन को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो आयरन ओर क्या है? रॉ मटेरियल है इन केस ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। ठीक है, एल्युमिनियम अगर बात की जाए, एल्युमिनियम कैसे प्रिपेयर होता है? तो एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है बॉक्साइट से। तो एल्युमिनियम का अगर आपसे ओर पूछा जाए, व्हाट इज़ द ओर ऑफ एल्युमिनियम, तो आप कहेंगे बॉक्साइट इज़ द ओर ऑफ एल्युमिनियम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया, नेक्स्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा गया है पीपल एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चर द प्राइमरी एक्टिविटीज़ इनटू फिनिश्ड गुड। देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के लोग करते क्या है और प्राइमरी एक्टिविटीज़ के लोग क्या करते हैं, पहले तो ये समझिए। प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो मेनली जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गई, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के लोग क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं। तो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने का काम किसका है? रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने का काम है प्राइमरी वर्कर्स का। जो प्राइमरी सेक्टर में लोग काम करते हैं, उनका काम होता है कि वो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो गया, तो रॉ मटेरियल से क्या करना है हमको? फाइनल एक गुड बनाना है ना। जैसे मान लीजिए कॉटन का प्रोडक्शन हो गया, तो कॉटन को प्रोडक्शन करने के बाद, कॉटन के प्रोडक्शन के बाद क्या करना है? इस कॉटन को हमको शर्ट में कन्वर्ट करना है। तो शर्ट में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? तो कॉटन को शर्ट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं सेकेंडरी वर्कर्स या सेकेंडरी सेक्टर। तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी में इसीलिए जुड़ा आता है। ठीक है, तो देखिए, इसीलिए कहा गया है पीपल एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। मतलब जो प्राइमरी मटेरियल प्रोड्यूस किए थे प्राइमरी सेक्टर वाले लोगों ने, उनके प्रोडक्ट्स को या उनके गुड्स को या उनके रॉ मटेरियल को क्या किया गया? चेंज किया गया। किसमें? एक फिनिश्ड गुड में। और वो फिनिश्ड गुड में चेंज करने का काम कौन कर रहा है? तो ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के वर्कर्स कर रहे हैं या सेकेंडरी सेक्टर करता है। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में ये देखिए कहा गया है, इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। हम लोग को इस चैप्टर में मेनली किसके बारे में पढ़ना है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कौन से सेक्टर में आती है? तो याद रखिएगा, इट कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल की नहीं होती, रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है तो एक फाइनल गुड बनता है। ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग। तो ऐसी कई सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमको पढ़ना है। वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी हो सकती है, वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी हो सकती है, वो कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट कही गई, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ कंट्री इज़ मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी कंट्री कितना ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, मतलब उसका इकॉनमी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, वो कौन डिसाइड करता है? तो वो डिसाइड करती है उस कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़।
जैसे अगर भारत के केस में देखें तो भारत के केस में मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अगर चाइना की बात करी जाए, चाइना की बात अगर करी जाए तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पे लेबर चीप मिल जाते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है और यहाँ के लेबर भी उतने चीप नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करी गई है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो होती है, याद रखिएगा, वो किस पे डिपेंड करती है, उस कंट्री के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है। मतलब अगर ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी तो उस कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, मतलब उस कंट्री के पास ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा इकॉनमी होगी। लेकिन अगर कोई कंट्री ऐसी है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कमज़ोर है, फीकी मतलब कम है, मतलब ये कह सकते हैं वीक है, तो कह सकते हैं कि उस कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर नहीं है, जैसे इंडिया की बात अगर करी जाए तो इंडिया में अगर बात करी जाए तो मोबाइल की अगर मान लीजिए बात कर लें, तो हम लोग जानते हैं मोबाइल हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। जैसे साउथ कोरिया से सैमसंग कंट्री है, सैमसंग जो कंट्री है वो साउथ कोरिया की है। ठीक है, मतलब जो सैमसंग मोबाइल्स है वो साउथ कोरिया में हो प्रोडक्शन होते हैं, मतलब उसका मेन जो हेडक्वार्टर है साउथ कोरिया में है। इसी तरीके से अगर Xiaomi की बात करी जाए तो वो चाइना से आती है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अलग अलग जगहों से अपने मोबाइल को यहाँ पर भेजती हैं। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि अपने भारत में ही किसी भी मोबाइल को मैन्युफैक्चर करें? तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो मेन जो डेवलप हो रहा है, मेन जो कंट्री डेवलप हो रही है वो कौन सी है, जहाँ से वो इंपोर्ट हो रहा है। जैसे चाइना से अगर इंपोर्ट हो रहा है तो चाइना ज़्यादा डेवलप हो रहा है, साउथ कोरिया से इंपोर्ट हो रहा है तो साउथ कोरिया ज़्यादा डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से वो कंट्रीज़ ज़्यादा डेवलप हो सकती हैं, या वो कंट्रीज़ की इकॉनमी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है। नेक्स्ट में देखिए कहा गया इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो अभी हमने आपको बताया, जैसे आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग किसी कंट्री की बैकबोन होती है, मतलब इकॉनमी की बैकबोन होती है। जिस कंट्री में ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, या ये कह सकते हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग पावर ज़्यादा होगी, वहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। एक्सपोर्ट मतलब बाहर ज़्यादा सामान भेजा जाएगा, और क्योंकि बाहर सामान भेजा जाएगा तो वहाँ से बाहर से आपको पैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें किस किस चीज़ को इम्प्रूव करती हैं, तो कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती हैं, कंट्री की इकॉनमी को इम्प्रूव करती हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो आप लोग को समझने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में कहा गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने में एक अलग तो हैं, लेकिन साथ ही साथ वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज़ करने में मदद करते हैं। जैसे आपके पास अगर अच्छे अच्छे इक्विपमेंट होंगे तो आप अच्छे से एग्रीकल्चर कर पाएंगे, आपके पास अच्छा फर्टिलाइज़र होगा तो आप अच्छे से मतलब ये प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए पंपिंग सेट्स हैं, ठीक है, तो पंपिंग सेट्स अगर आपके पास अच्छे अच्छे हैं, आसानी से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, हर इंसान लगा सकता है, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें एग्रीकल्चर को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये कही गई है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एग्रीकल्चर को ही मदद नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर को तो मदद करेंगे, लेकिन अगर ये कहा जाए कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ सिर्फ एग्रीकल्चर को मदद करती हैं तो ये बात गलत है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग का जो भारत देश है वो आप लोग को पता होगा, ज़्यादातर लोग यहाँ पे एक ही काम करते हैं और वो क्या है, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पे जो हमारा डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा है। उस डिपेंडेंस को कम करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, मतलब जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़े हुए हैं और जिनके पास काम नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जाके वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, जो डिपेंडेंस है लोगों का एग्रीकल्चरल इनकम पे, उसको डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, और वो क्या करता है, उससे होता क्या है कि लोगों को नौकरी मिलती है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। तो जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होगी उतनी ही ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर में और उतनी ही ज़्यादा टर्शरी सेक्टर में जॉब्स होंगी। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब हो गया जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, और टर्शरी सेक्टर में अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट हो गया। जैसे मान लीजिए कोई ट्रक चला रहा है, आपके प्रोडक्ट को किसी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया और कंपनी से मैन्युफैक्चर होके आपके घर पे मान लीजिए आया, तो घर पे जो लेके आया वो कौन होगा, एक ट्रक का ड्राइवर होगा या मान लीजिए कोई भी होगा। तो वो जो ट्रक ड्राइवर है वो क्या है, वो एक तरीके से टर्शरी सेक्टर उसका वर्क है, मतलब वो जो वर्क कर रहा है ही इज़ वर्किंग अंडर टर्शरी सेक्टर, तो उसको भी देखिए एम्प्लॉयमेंट मिला। तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट कंट्री का बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या कहा गया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़
प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, अगर किसी भी कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करना है तो उसके लिए इंडस्ट्रीज़ का डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग बढ़ना ज़रूरी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का डेवलप होना ज़रूरी है किसी भी कंट्री के अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है पॉवर्टी भी ख़त्म हो जाएगी, गरीबी देश से चली जाएगी, ठीक है। और यही कहीं ना कहीं फ़िलॉसफी थी, यही सोचा था लोगों ने, जो पहले के लोग थे। जब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स क्यों बनाई गई थी? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इसीलिए बनाई गई थी कि जो भी देखिए कई सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, जैसे आप लोग को पता होगा लोग इंडस्ट्रीज़ कहाँ सेटअप करते हैं, मेनली सिटीज़ के थोड़ा सा बाहर सेटअप करते हैं। कोई गांव में जाके इंडस्ट्रीज़ को सेटअप नहीं करता, या अगर देखा जाए कोई भी ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में नहीं सेटअप, मतलब कोई भी ऐसे एरियाज़ में नहीं सेटअप करेगा जो बीहड़ होगा, जो ट्राइबल एरियाज़ होंगे वहाँ पर सेटअप नहीं किया जाता। तो सरकार क्या करती है, ऐसे एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट करती है, ऐसे एरियाज़ में, ट्राइबल एरियाज़ में, बैकवर्ड एरियाज़ में वो अपनी यूनिट्स को लगाती है, जिससे वो बैकवर्ड एरियाज़ का डेवलपमेंट हो सके, वहाँ के लोगों को नौकरी आसानी से मिल सके। तो ये फिलॉसफी थी किसकी? ये फिलॉसफी थी पब्लिक सेक्टर यूनिट को बनाने की। जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट में अगर बोला जाए कौन कौन सी हैं, तो जैसे BPCL है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, IOCL है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ठीक है। तो ये सब, जैसे BSNL पहले थी, अभी भी BSNL है वैसे, तो ये सब की सब कैसी हैं? तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं। इनको मेनली कहाँ बनाया जाता था? बैकवर्ड एरियाज़ में बनाया जाता था, ट्राइबल एरियाज़ में बनाया जाता था, क्योंकि वहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो अपना पैसा लगाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है वहाँ पे उनका लॉस हो जाएगा। अब सरकार क्या है, सरकार लॉस नहीं चाहती, सरकार कभी ना कभी ये भी चाहती है, सरकार ये भी बहुत ज़्यादा चाहती है कि सारे लोगों को क्या मिल जाए? एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, पॉवर्टी हमारे देश से ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए सरकार क्या करती है? सरकार ट्राइबल एरियाज़ में, बैकवर्ड एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करती है, और ऐसी इंडस्ट्रीज़ को क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। नेक्स्ट में देखिए कहा गया एक्सपोर्ट ऑफ। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मतलब आप चीज़ों को बाहर ज़्यादा भेजेंगे, और अगर आप चीज़ों को बाहर ज़्यादा भेजेंगे, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को आप बाहर ज़्यादा भेजेंगे, तो क्या है? आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। फॉरेन एक्सचेंज मतलब बाहर से आपको पैसा मिलेगा, और जिससे आपकी इकॉनमी ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज़ या इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सपोर्ट बढ़ता है जिससे आपकी फॉरेन एक्सचेंज बढ़ती है, और फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने से क्या होगा? इकॉनमी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ बात करी गई, कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्पेरस। अब देखिए ऐसी कंट्रीज़ की बात करी गई है जो अपने रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अच्छे अच्छे गुड्स में। जैसे मान लीजिए लकड़ी की बात करी जाए, तो लकड़ी मतलब वुड है, ठीक है। अब वुड तो हर कंट्री में होता है, ज़्यादातर कंट्रीज़ में वुड होता है, भारत में बहुत ज़्यादा वुड होता है, लेकिन वुड को जो एक प्रोसेस्ड गुड में या फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर देना, जैसे वुड से अगर मान लीजिए कोई फर्नीचर अच्छा बना दिया गया, बिल्कुल हाई क्लास फर्नीचर बना दिया गया, और वो हाई क्लास फर्नीचर इतना अच्छा है कि वो उसका मतलब ये कैसे कह सकते हैं, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो वो फर्नीचर क्या किया जाएगा? बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, और जब बाहर एक्सपोर्ट इसको करेंगे तो बाहर से हम लोग को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, और हमारी कंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉस्पेरस हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगी, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगी, ठीक है। India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible। अगर भारत को बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस होना है, बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि डिपेंडेंट होना है अपने पे, तो क्या करना पड़ेगा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना पड़ेगा, और बहुत ही जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भारत की स्थिति मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट में क्या कहा गया। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। तो एग्रीकल्चर और एक्सक्लूसिव क्या होते हैं? एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ये एक साथ में एक दूसरे के चलते हैं। देखिए एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा तो इंडस्ट्रीज़ इंप्रूव करेंगी, और अगर बात करी जाए इंडस्ट्रीज़ अच्छी होंगी, मतलब इंडस्ट्रीज़ अगर इंप्रूव कर रही हैं तो एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे अगर बात करी जाए इंडस्ट्री की, जैसे मान लीजिए कॉटन इंडस्ट्री की बात करी जाए, तो कॉटन इंडस्ट्री कब कब काम कर सकती है? क्या बिना एग्रीकल्चर के कॉटन इंडस्ट्रीज़ काम कर सकती हैं? जैसे मान लीजिए आपने एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री बनाई, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप रेमंड के वो हैं, आप रेमंड के मालिक हैं, ठीक है। अब रेमंड की जो इंडस्ट्री होगी वो किसकी वजह से चल रही है? कि जो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से हम लोग को मिल रहा है, जैसे कॉटन जो मिल रहा है उसकी वजह से ही वो इंडस्ट्री चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही है। अब बात करी जाए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो देखिए एग्रीकल्चर किस पे, एग्रीकल्चर के लिए हमको सिर्फ ये नहीं, सिर्फ किसान नहीं चाहिए, सिर्फ मिट्टी नहीं चाहिए। एग्रीकल्चर करने के लिए हमको क्या चाहिए? जैसे एग्रीकल्चर करने के लिए हमको फर्टिलाइजर्स चाहिए, एग्रीकल्चर करने के लिए हमको पंप चाहिए, वाटर पंप चाहिए, जिससे हम लोग पानी ऊपर खींच सकें,
ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी, इंडस्ट्री से आएंगी। तो एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। तो वही देखिए यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, दे डिपेंड ऑन लैटर फॉर रॉ मटेरियल एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरीगेशन पम्प्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स। तो ये सब कहाँ से बन रहा है, तो पम्प्स की बात करी गई है, फर्टिलाइज़र की बात करी गई, इंसेक्टिसाइड की बात करी गई। ये सब कौन प्रिपेयर करता है, इंडस्ट्रीज प्रिपेयर करती हैं, ठीक है। प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप्स, मशीन्स एंड टूल्स, तो ये सब कौन प्रिपेयर कर रहा है, इंडस्ट्री प्रिपेयर कर रही है। और इंडस्ट्री प्रिपेयर करके इसको किसके पास भेज रही है, एग्रीकल्चरल सेक्टर के पास भेज रही है, कह सकते हैं प्राइमरी सेक्टर के पास भेज रही है। और जितने ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के पीवीसी पाइप्स होंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी की मशीन्स होंगी, जितने अच्छे क्वालिटी के कह सकते हैं कि फर्टिलाइज़र्स होंगे, इंसेक्टिसाइड्स होंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा हमारा प्रोडक्शन भी होगा। नेक्स्ट क्या कहा गया, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई ग्लोबलाइजेशन की। अब आज का जो ज़माना है वो ग्लोबलाइजेशन का है, मतलब अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ है वो तब तक आपकी सफल नहीं होगी जब तक आप बाहर के कॉम्पिटिटर्स को हरा नहीं देते। क्यों ऐसा कहा गया, पहले क्या होता था, जैसे इंडिया है तो पहले इंडिया में जो भी चीज़ प्रिपेयर होती थी वो इंडिया में ही यूज़ करी जाती थी, और बाहर की कंपनियां इंडिया में आके कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करती थी। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल कभी बाहर की कंट्रीज़ का भारत में नहीं आता था, इंडिया का ही मोबाइल रहता था और इंडिया में ही उसको यूज़ करते थे, उसको ना बाहर भेजते थे और ना ही बाहर से लोग मोबाइल अपने लेके आते थे, मतलब कोई भी कंट्रीज़ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती थी। ऐसे सारे सेक्टर्स में था। लेकिन 1993 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया। अब इस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन ने हुआ ये कि जो बाहर की बहुत सारी कंपनीज थी बड़ी बड़ी, वो आई और भारत को एक अच्छा मार्केट मिला, मतलब भारत में एक अच्छा मार्केट मिला उनको, और उन लोगों ने यहाँ पर अपना जो ये कह सकते हैं जो उनके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे उनको बेचना स्टार्ट किया। और क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी थी, टेक्नोलॉजी आसान थी, टेक्नोलॉजी ये कह सकते हैं चीप थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चीज़ें थीं वो सस्ती मिलने लग गई। तो लोग किसकी तरफ भागे, लोग हमेशा उन चीज़ों की तरफ भागते हैं जो सस्ती होती है, जो अच्छी होती है। भारत में क्योंकि टेक्नोलॉजी कमज़ोर थी, टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं थी, तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते थे वो महंगे होते थे, और कोई भी पर्सन महंगी चीज़ को नहीं खरीदना चाहता है, सिंपल सी बात है। इसीलिए इंडिया की कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग कमज़ोर पड़ गई। तो कोई भी कंट्री को अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ करनी है तो आज के ज़माने में उसको ग्लोबलाइजेशन को देख के ज़रूर चलना है कि बाहर का मार्केट, मतलब बाहर की टेक्नोलॉजी कैसी यूज़ हो रही है, बाहर का प्राइस क्या है, बाहर की कंट्रीज़ जो अगर मोबाइल हमारी कंट्री में बेच रही है तो कितने में बेच रही हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप लेके चलेंगे तभी कहीं ना कहीं आप सफल हो पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। तो वर्ल्ड यहाँ पे देखिए कहा गया, इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ आवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। तो देखिए हमारी जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा एफिशिएंट होना है और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव भी होना है, कि जैसे उन लोग के पास जो टेक्नोलॉजी है, अगर हमारे पास उनसे अच्छी टेक्नोलॉजी है, उनसे सस्ती टेक्नोलॉजी है, तभी हम कहीं ना कहीं आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद बात करी गई, अवर मैन्युफैक्चर्ड गुड मस्ट बी पार इन क्वालिटी, मतलब क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ सस्ती है, मतलब सिर्फ चीप है, ये मतलब नहीं है। चीप के साथ ही साथ उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तभी हम लोग compete कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। अगर नहीं compete कर पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट्स में, होगा क्या, होगा ये कि धीरे धीरे करके हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरी पूरी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक नया टॉपिक है, इसमें कहा गया कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकॉनमी। तो देखिए इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन हमारी नेशनल इकॉनमी के लिए कितना है इस समय, और पहले कितना था, लास्ट 2 डिकेड्स में कितना था, उसकी बात यहाँ पर करी गई है। तो लास्ट 2 डिकेड, डिकेड का मतलब क्या होता है, 10 साल। तो पिछले 10 साल में अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो 17% जीडीपी हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 17% हिस्सा किसका है, इंडस्ट्रीज़ का। और कौन सी इंडस्ट्रीज़ का है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ का, बहुत ही कम है, ठीक है। अगर टोटल हिस्सा देखा जाए इंडस्ट्रीज़ का कितना है, 27% है। अब देखिए टोटल जो इंडस्ट्री है वो जीडीपी में कितना सपोर्ट कर रही है, कितना पार्ट है उसका, 27%। इसका मतलब 27% जो जीडीपी हमारी कंट्री में आता है वो किससे आता है, थ्रू इंडस्ट्री आता है। और उस 27 में भी जो अगर देखा जाए जो 17% था, मतलब 27 में अगर देखा जाए जो 17% था वो किसकी वजह से था, तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से था। और जो बचा 10% है वो कहाँ से आ रहा है, तो माइनिंग से आ रहा है, जो कि खदान होती हैं,
ठीक है। माइनिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोयला खोदा जा रहा है, कोयले की खुदाई हो रही है, ठीक है, कई सारे मटेरियल मिनरल्स निकल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें माइनिंग में आती हैं। क्वायरिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, गैसेज हो गई। तो ये सब जो सेक्टर्स हैं, मतलब ये जो मैन्युफैक्चरिंग है इन सब की, यह कहा जाए कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, माइनिंग इंडस्ट्री, क्वायरिंग इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, गैसेज, ये हम लोग को 10% प्रोवाइड करती हैं जीडीपी, ठीक है। तो टोटल कितना प्रोवाइड हुआ, 27% प्रोवाइड हुआ पूरे इंडस्ट्री से, जिसमें से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कितना आया, 17% आया, और 10% किससे आया, माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस से आया। अब ये जो वैल्यू दी गई है बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि ईस्ट एशियन इकॉनमीज़ में, मतलब जो ईस्ट एशिया की बात करी जाए, वहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें ज़्यादातर कंट्रीज़ में 25 से 35% सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, जो भारत में सिर्फ 17% है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक और बात करिए, द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज़ बीन अराउंड 7% पर एनम। इसका मतलब क्या हुआ, जो ग्रोथ है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ है पिछले 10 सालों में, वो कितनी चल रही है, 7% पर एनम। मतलब हर साल हम लोग 7% ग्रोथ कर रहे हैं, किसमें, हर 10 साल में, हर 10 साल में हम लोग 7% ग्रोथ कर रहे हैं, किसमें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही कम है, क्योंकि हमारा डिज़ायर्ड ग्रोथ है, जो हम लोग को ग्रोथ करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो कितना है, 12% है। मतलब 10 साल में हम लोग को 12% बढ़ना चाहिए, और बढ़ कितना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 7% बढ़ रहे हैं एक डिकेड में, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक और बात करी गई, सिंस 2003 से बात करी गई, मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम। 2003 से बात करी जाए, मैन्युफैक्चरिंग पे कई सारे चेंजेस हुए हैं, पॉलिसीज़ में कई सारे चेंजेस हुए, जिसकी वजह से हम लोग 10 साल में, मतलब हर 10 साल में, मतलब देखिए जो पिछले 10 साल से अगर बात करी जाए, 2003 से बात करी जाए, तो हम लोग कितने रेट से बढ़ रहे हैं, तो 9 to 10% पर एनम। मतलब हर साल हमारी जो ग्रोथ रेट हो रही है वो कितनी हो रही है, 9 to 10% हो रही है, और होनी कितनी चाहिए, 12% के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो 7% हुआ करती थी हर साल जो ग्रोथ रेट, वो इस समय थोड़ी सी बढ़ गई है 2003 से, और वो कितनी हो गई है, 9 to 10% हो गई है। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि पॉलिसीज़ इंप्रूव हुई है, सरकार ने अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्रूव किया है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं दखल दे रही है इसमें, गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात करी गई, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल हैज़ बीन सेटअप विद दिस ऑब्जेक्टिव। अब ये जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल है, इसको भी सेटअप किया गया, और क्यों सेटअप किया गया है, कि जो ग्रोथ रेट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग में वो बहुत ही कम है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, जिससे हम लोग की प्रोडक्टिविटी, हम लोग की इकॉनमी, ये कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हम लोग की इम्प्रूव हो सके, ठीक है। इसके बाद बात करी गई है इंडस्ट्रियल लोकेशन की। इंडस्ट्रियल लोकेशन मतलब इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसको कहीं भी आप नहीं सेटअप कर सकते, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। जैसे पहला फैक्टर अगर देखा जाए तो वह है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखिए इंडस्ट्रीज़ को वहीं सेटअप किया जाएगा जहाँ पर आसानी से रॉ मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कॉटन की बात करी जाए तो कॉटन अगर एक रॉ मटेरियल है, शर्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो जो इंडस्ट्री होगी शर्ट वाली, उसको वहीं ज़्यादातर रखा जाएगा जहाँ पर कॉटन आसानी से मिल जाए, ठीक है, जहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन होता हो, ठीक है, जहाँ पर लेबर चीप हो, लेबर बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होने चाहिए, नहीं कि सिटी में बना दिया लेबर ही नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। कैपिटल की बात की जाए, कैपिटल मतलब पैसा होना चाहिए। पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि गांव में ऐसी जगह पहुंच गए जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, 10 साल तक इलेक्ट्रिसिटी का ही वेट कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मार्केट मतलब उसको यूज़ करने वाले लोग भी होने चाहिए, ठीक है। तो कई सारी इंडस्ट्रीज़ ये सब चीज़ें सोच के बनाई जाती है, मतलब ज़्यादातर ही ये सब चीज़ें सोच के बनाई जाती है। मार्केट ज़रूरी नहीं मार्केट हो, क्योंकि मार्केट क्या करते हैं लोग, एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो मार्केट एक क्रिएट हो जाती है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे अगर लोकल मार्केट में वो चीज़ बिक रही है तो और ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें अगर देखी जाए, रॉ मटेरियल देखा जाए, लेबर देखा जाए, कैपिटल देखी जाए, पावर एंड मार्केट देखा जाए, ये सब की सब एक जगह पे नहीं मिल सकती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे लेबर भी सस्ता हो, कैपिटल भी ज़्यादा हो, ठीक है, पावर भी हो, मार्केट भी हो, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करी गई है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स, अर्बनाइजेशन फॉलोज़। अब जहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी वहाँ पर पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं शहरवाद मतलब शहरीकरण उसका बढ़ जाएगा, ठीक है, उस जगह का शहरीकरण बढ़ेगा, मतलब वो अर्बन, रूरल से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्बन एरियाज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज जितनी भी अर्बन एरियाज़ आप देख रहे हैं उनमें ज़्यादातर इसी वजह से अर्बन हो गई, क्योंकि वहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, ठीक है।
अब सिटीज़ क्या करती हैं, सिटीज़ मार्केट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जैसे शहरों में क्या होता है, मार्केट्स होती हैं, मार्केट का मतलब लोग होते हैं जो उन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे शहरों में आप देखेंगे तो बैंक्स आसानी से आपको मिल जाएंगे, इंश्योरेंस वाली जो चीज़ें होती हैं, जो इंश्योरेंस सेक्टर्स होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ यहाँ ज़्यादा होती हैं, सड़कें ज़्यादा अच्छी होती हैं, लेबर आसानी से मिल जाते हैं, कंसल्टेंट और फाइनेंशियल एडवाइसेस भी, ये करने वाले लोग भी यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, सिटीज़ में कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म दिया है जिसको कहा गया एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़। अब ये क्या होती है, देखिए शहरों में क्या होता है, एक ही जगह कई सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। जैसे जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपको कॉटन का प्रोडक्शन करना है, और कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए चाहिए। अब वो इलेक्ट्रिसिटी अगर दूसरे शहर से आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी। तो क्या है, उसी शहर में जहाँ पर आपको कॉटन प्रोड्यूस, जहाँ पर आपको शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करनी थी, वहाँ पर ही आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट भी मिल गई, वहाँ पर आपको वाटर का प्लांट भी मिल गया, ये कह सकते हैं वहाँ पे आपको वेस्ट डिस्पोजल का भी एक प्लांट मिल गया। ऐसे ऐसे करके आपको कई सारे वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ मिल गई, ठीक है। तो जब कई सारी इंडस्ट्रीज़ एक जगह पे आ जाती हैं तो उससे होता क्या है, उससे होगा ये कि कॉस्ट में कटिंग हो जाएगी, जो कॉस्ट होगा वो कम आएगा, जब आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होंगे वो सस्ते में प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यही कही गई, व्हेन मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर, कई सारी इंडस्ट्रीज़ एक साथ आ गई, टू मेक यूज़ ऑफ एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय अर्बन सेंटर्स, ठीक है। अब उससे हो क्या रहा है, तो जब कई सारी इंडस्ट्रीज़ एक साथ में काम करती हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को वो लोग हेल्प करती हैं, और जब हेल्प करेंगी तो क्या होगा, होगा ये कि जो कॉस्ट कटिंग होगी, जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है, जो कॉस्ट आ रही होगी किसी प्रोडक्ट पे वो कम हो जाएगी, और उसी कंडीशन को क्या कहते हैं, उसी इकॉनमी को कहते हैं हम लोग एग्लोमरेशन इकॉनमीज़, ठीक है। अगर आज से प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करें, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का मतलब ये है कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, 1947 से पहले की बात करी जाए, तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी वो कहाँ सेटअप करी जाती थी, तो वो सेटअप करी जाती थी ओवरसीज ट्रेड के लिए, मतलब जो भी चीज़ प्रोड्यूस करी जाती थी, जो भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता था वो सीधे सीधे बाहर भेज दिया जाता था, ठीक है। ओवरसीज ट्रेड के लिए कोस्टल एरियाज़ में मेनली उसको सेटअप करते थे, जैसे मुंबई में सेटअप कर दिया, कोलकाता में सेटअप कर दिया, चेन्नई में सेटअप कर दिया। क्यों, क्योंकि भारत के लोग उन चीज़ों को नहीं यूज़ करते थे क्योंकि वो महंगी होती थी, तो उसको क्या कर देते थे, सीधे सीधे विदेशों में भेज देते थे और अच्छा खासा मुनाफा उससे कमाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा आपको एक मतलब एक ग्राफ या ये कह सकते हैं चार्ट के थ्रू एक बात बताई गई है। तो इंडस्ट्री और मार्केट में लिंक कैसे होता है, तो देखिए जैसे इनपुट है, हम लोग किसी भी इंडस्ट्री में इनपुट क्या क्या देते हैं, तो हम लोग ने रॉ मटेरियल इनपुट दिया, मतलब रॉ मटेरियल लगाया, ठीक है, कंपोनेंट पार्ट्स लगाए, ठीक है, रॉ मटेरियल में जैसे कॉटन आ सकता है, ये सब चीज़ें आ सकती हैं, तो हम लोग ने इनपुट दिया, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आ जाएगा, जैसे लैंड है, लैंड की ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है, कैपिटल की ज़रूरत है, एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें हमारे इनपुट में आएंगी। तो इनपुट में दो चीज़ें आ गई, रॉ मटेरियल आया और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आया, मतलब बिना लैंड के, बिना लेबर के, बिना कैपिटल के कोई भी इनपुट का कोई काम नहीं है। लेबर होगा तभी काम हो पाएगा, मशीन से ही सारे काम नहीं हो सकते हैं। लैंड होगा तभी आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, वरना आप सेटअप नहीं कर सकते। पैसा होगा तभी इंडस्ट्री चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तो ये सब क्या है, इनपुट है किसी भी इंडस्ट्री में। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस इंडस्ट्री में जब अपनी इतनी चीज़ें प्रोवाइड करी तो क्या होगा, यहाँ पे रॉ मटेरियल बना, रॉ मटेरियल बना। अब रॉ मटेरियल को बनने के बाद कहाँ भेजा गया, फैक्ट्रीज़ में भेजा गया, ठीक है। तो जो आगे फैक्ट्री बनी थी उसको, वहाँ पे रॉ मटेरियल को भेजा गया। अब रॉ मटेरियल को जब फैक्ट्री में भेजेंगे तो फैक्ट्री क्या करती है, उन रॉ मटेरियल को प्रोसेस करती है, मतलब उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो भी प्रोडक्ट वहाँ से बनना होता है उसको बनाती है, ठीक है। अब ये जो फैक्ट्री है इसने क्या प्रोड्यूस किया, आउटपुट प्रोड्यूस किया, मतलब एक प्रोडक्ट बनाया। जैसे हम लोग ने वहाँ पर कॉटन को बनाया था पहले शुरुआत में, अगर देखा जाए, यहाँ मान लीजिए रॉ मटेरियल हम कॉटन ले रहे थे, तो कॉटन का प्रोडक्शन यहाँ से हुआ, फिर कॉटन कहाँ पहुँचा, फैक्ट्री में पहुँचा, और फिर कॉटन को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, शर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। फिर आगे बढ़े तो शर्ट जो बनी, आउटपुट से जो शर्ट बनी उसको फिर ट्रांसपोर्ट किया गया, वो शर्ट कहाँ भेजी गई, मार्केट में भेजी गई, और फिर मार्केट में जाके वो शर्ट बिकती है तो क्या बनती है, मनी बनती है, पैसा मिलता है। और फिर वही पैसा हम लोग का क्या करते हैं, उस पैसे को यूज़ करते हैं किसके लिए, पहले सेक्टर के लिए, मतलब उसको फिर एग्रीकल्चर में लगाया जाता है, उससे कई सारे लोगों की तनख्वाह दी जाती है, ये सब चीज़ें करी जाती हैं। जैसे यहाँ लेबर एबर बोला गया ना, तो लेबर एबर को पैसा उसी से ही दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर देखिए एक और बात करी गई है, इसमें मेनली ये कहा गया है, द की डिसीजन टू ऑफ द लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज़ द लीस्ट कॉस्ट। मतलब क्या हुआ,
हम लोग किसी भी फैक्ट्री की लोकेशन सिर्फ उसी जगह पे रखते हैं जहाँ पर हम लोग को कॉस्ट सबसे कम पड़े, ठीक है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी ये डिसाइड करती हैं, स्पेशलाइज्ड लेबर भी ये डिसाइड करते हैं कि इंडस्ट्री की लोकेशन क्या होनी चाहिए। मतलब जहाँ पर लेबर, जो स्पेशलाइज्ड लेबर है, आसानी से मिल जाएंगे, वहीं पे हम इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे। तो इस तरीके से ये भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मतलब एक लोकेशन देखने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल, ठीक है। तो रॉ मटेरियल ऑब्टेन करने के लिए जो कॉस्ट लगे वो कम से कम लगे। ऐसा ना हो कि रॉ मटेरियल में ही इतना ज़्यादा कॉस्ट लग गया कि हम लोग जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। तो ऐसा नहीं चाहते हम लोग। क्या चाहते हैं कि जो रॉ मटेरियल हम लोग को मिलना है, जो रॉ मटेरियल हमारे पास आना है, वो सस्ते से सस्ते में मिल जाए और अच्छे से अच्छा मिल जाए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट भी कम होना चाहिए। मतलब हम लोग अगर कोई चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऐसी जगह पे प्रोड्यूस करें जहाँ पर उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम हो। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हमने प्रोड्यूस करी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको मार्केट में भेजना भी तो ज़रूरी है। तो मार्केट में भेजने में जो कॉस्ट लगनी चाहिए, मतलब ये हुआ कि मार्केट भी आसपास कहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर मार्केट भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट में कहा गया डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो आइडियल लोकेशन किसी भी इंडस्ट्री के बताते हैं, मतलब कोई भी इंडस्ट्री कहाँ सेटअप करनी चाहिए। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो इसको डिसाइड करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए। बाकी इसके बाद जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, मतलब उसमें कई सारी इंडस्ट्रीज़ के हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, क्या क्या प्रोड्यूस होता है, कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है। तो ये सब बातें मेनली हम लोग अगले टॉपिक पे, अगले लेक्चर पे करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करिएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।